नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने जीएसटी को बताया आजादी के बाद सुधार के लिए सबसे बड़ा कदम। विपक्ष पर लगाया जीएसटी को लेकर गलतफहमी फैलाने का आरोप। जीएसटी सुधारों से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलने का किया दावा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर तो जीएसटी को लेकर यहां पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में शिक्षकों को किया सम्मानित। कहा, विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका। देश भर में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। पंजाब की प्रमुख नदियां उफान पर। प्रदेश के 23 जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। हिमाचल के कुल्लू में रेस्क्यू अभियान जारी। दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर जताया कड़ा एतराज। कहा, मॉस्को में यूक्रेनी नेतृत्व से मिलने के लिए तैयार। ट्रंप को भी दिया बातचीत का प्रस्ताव। ट्रंप ने भी पुतिन से बात करने के दिए संकेत। और यूएस ओपन का महिला एकल फाइनल लाइनअप तय। डिफेंडिंग चैंपियन अरीना सबालेंका के सामने होगी पहली बार यूएस ओपन फाइनल में पहुंची अमांडा अनीसिमोवा। सबसे पहले बात शिक्षक दिवस की। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह ही शिक्षा भी बेहद जरूरी है और एक संवेदनशील शिक्षक बेहतर समाज का निर्माण करता है। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूँ। आप सभी शिक्षकों के बीच आकर मेरे अंदर की शिक्षिका का भाव जीवंत हो जाता है। मैंने अपने मूल निवास के निकट के क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष पहले एक छोटी सी आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें अनाथ, वंचित और कम सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन बच्चों के जीवन में आशा तथा आत्मविश्वास के संचार को देखकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे अधिक भूमिका निष्ठावान शिक्षकों की होती है और इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि अच्छे आचरण का उदाहरण बच्चों की समझ पेश करें। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखें तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दें। शिक्षकों का आचरण विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। प्राचीन काल में जो भारत को विश्वगुरु माना जाता था, तो के शिक्षा संबंधी नैतिक आदर्श
आज के संदर्भ में भी उतने ही उपयोगी है। ये स्वाभाविक भी है, परंतु शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो यथासंभव अच्छे आचरण का उदाहरण ही विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। नैतिक आचरण करने वाले, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से बेहतर होते हैं जो केवल प्रतिस्पर्धा, किताबी ज्ञान और स्वार्थों के लिए तत्पर रहते हैं। एक अच्छे शिक्षक में भावना और बुद्धि दोनों पक्ष प्रबल होते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने पठन पाठन के तरीके को बदलने पर जोर दिया। उनके अनुसार शिक्षा बोझिल नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट ब्लैक बोर्ड के अलावा स्मार्ट टीचर्स आज की जरूरत है। यदि शिक्षक मनोरंजन तरीके से पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों को विषय आसानी से समझने में आता है। शिक्षा को बोझिल नहीं बनाना चाहिए। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स और स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं का अपना महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं स्मार्ट टीचर्स। स्मार्ट टीचर्स का मतलब है ऐसे टीचर्स जो अपने विद्यार्थियों के विकास से जुड़ी जरूरतों को समझते हैं। स्मार्ट टीचर्स स्नेही और संवेदनशीलता के साथ अध्ययन की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। ऐसे शिक्षक समाज और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शिक्षकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को विकसित भारत के निर्माण का प्रमुख स्तंभ बताया। तो खास तौर पर आज राष्ट्रपति भवन में शिक्षक पहुंचे और उनसे खास मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिक्षक दिवस है, देश भर में शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है। ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो अमृत उद्यान में भी आज विशेष तौर पर शिक्षकों के लिए खास इंतजाम किए गए थे। छोटे बच्चे भी पहुंचे राष्ट्रपति से मिलने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शिक्षक दिवस के मौके पर विशेष शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षक शिक्षा केंद्र यानी कि IUCTI में हुए इस समारोह का शुभारंभ मंगलाचरण और मां सरस्वती महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा बतौर सारस्वत अतिथि व मुख्य वक्ता शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता IUCTI के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह ने की। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 100 से अधिक गणमान्य शिक्षाविद उपस्थित रहे। BHU में स्थित अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र के सौजन्य से आयोजित शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। यह शिक्षक दिवस देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति, महान चिंतक, प्रख्यात दार्शनिक, कुशल वक्ता और सर्वगुण संपन्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज देश और दुनिया की स्थितियों को देखते हुए ये आवश्यक है कि हमारे देश के शिक्षक की भूमिका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी हो। किसी भी देश या समाज के निर्माण में, उसके विकास में
शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी समाज बच्चे के रूप में अपना भविष्य, अपनी थाती अध्यापक को सौंपता है। तो इस संदर्भों में हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, अध्यापकों की। इस केंद्र का जहाँ तक सवाल है, ये अध्यापक शिक्षा का वह केंद्र है जो अध्यापकों के क्षमता निर्माण के लिए, उनके व्यावसायिक विकास के लिए उस दिशा में काम करता है। IUCT में मैं आज आया हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रांगण है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू IUCT जो है टीचर्स की एजुकेशन में काफ़ी अच्छा योगदान कर पाएगा। उसमें जो है टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेगा और उसमें अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका भी यूज़ करेगा। ये शिक्षक दिवस इसीलिए होता है, शिक्षा के बारे में बात करने के लिए, शिक्षक के बारे में बात करने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने जीएसटी को आजादी के बाद सुधार के लिए सबसे बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक फैसला है जिससे देश के हर वर्ग को फायदा मिलेगा। हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि किस तरह मेडिकल सेक्टर में इस रिफॉर्म का बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया गया है, रेट रैशनलाइजेशन करके अगर किधर कुछ ऐसा था कि फिनिश प्रोडक्ट पे कम था और रॉ मटेरियल पे ज्यादा था, उसको भी ठीक किया गया है। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस और उनके मित्र दलों की नकारात्मक सोच के सामने एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाला, देश की विकास यात्रा को और आगे बढ़ाने में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम लिया। दवाइयाँ कम होंगी, मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयों पे टैक्स कम होगा, 35-36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे तो 0 कर दिया गया, मेडिकल डिवाइसेस पे कम किया गया, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ती हो जाएगी। तो एक तरफ तो आयुष्मान भारत से वैसे ही 62-65 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, पर जो मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है या अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकालती है, उस पर पूरा 18% को शून्य कर दिया गया है जीएसटी को। चिकित्सा क्षेत्र में जीएसटी की दरों में कमी करने के सरकार के फैसले को चिकित्सा उद्योग जगत के लोगों ने स्वागत किया है। फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन नमित जोशी ने कहा कि ये एक बड़ी सुधार है और ये उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि इस लाभ को उपभोक्ताओं और मरीजों तक पहुंचाएं। So this GST reform, particularly if I speak about pharmaceutical, where it has been reduced from 12% to 5% in certain generic medicines, and in life-saving medicine it has been made 0, nil tax. So it is something which I have never seen in the industry. It's a big reform. I think compliments and congratulations to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for bringing in such a mega reform in the country. There cannot be any other better gift for Diwali than
the tax reduction, or rather in few life-saving medicines completely made zero. Also on the health insurance, there is no tax now. So I think these are certain reforms which will catapult our country to more affordable quality medicines. Also the insurance, health insurance, getting that coverage without the tax will make access to medicine and healthcare to every citizen of India. So we are very proud of this reform. जीएसटी में जो सुधारों को जीएसटी लेकर का भारत सरकार ने निर्णय लिया है 12% से 5% करने का, ये कंज्यूमर्स के हित में है और इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर एज ही अनाउंस्ड इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच। हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। एक तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में किसने सोचा था जीएसटी रेट कम हो जाएगा। मेडिसिन में जो इसेंशियल ड्रग है उसको ज़ीरो कर दिया है, तो कैंसर की मेडिसिन, रेयर डिजीज़ की मेडिसिन बहुत फ़ायदा होगा पेशेंट को। फिर सभी मेडिसिन पे 12 to 5% कर दिया है, तो सभी मेडिसिन की कॉस्ट कम हो जाएगी। डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स पे कम किया गया है, पॉलिसीज़ पे कम किया गया है, थर्मामीटर तक के पे कम किया है। तो एक हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, एंड वी लाइक टू थैंक द प्राइम मिनिस्टर दैट हेल्थ सेक्टर कंसर्न्स आर बीइंग टेकन। एवरी पर्सन इन द फैमिली should get the benefit and be healthy. That is our wish. This is a movement forward for healthy India. जीएसटी में सुधारों को लेकर देश भर में हर वर्ग में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने इसे दिवाली से पहले सरकार का बड़ा धमाका करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले की चौतरफा सराहना हो रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताता हूं। मध्यम वर्ग, व्यापारी, एमएसएमई सभी सेक्टर्स को सीधा लाभ पहुंचाने का काम, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर, देश के संभावित बड़ी इकोनॉमी पर भी इसका बड़ा व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। इसके लिए भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां। कांग्रेस की केरल इकाई के एक ट्वीट ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिख बीड़ी पर जीएसटी दर में कटौती को बिहार से जोड़ा है। बीजेपी और जेडीयू ने इस मामले में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस पर बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल कांग्रेस के पोस्ट पर कहा कि कांग्रेस और राजद बिहार और बिहारियों का सिर्फ अपमान करना जानते हैं। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है, और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। राजधानी नई दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार से कुछ घटना शुरू हो गया, हालांकि ये अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर से ज्यादा ऊपर है। आज दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 207.33 मीटर पर है, जबकि गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस साल का उच्चतम स्तर है। वहीं हथनीकुंड बैराज से 1,10,883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 1,76,850 क्यूसेक और ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राज्य सरकार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिल्ली में बारिश का दौर थम सकता है और दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित मंगेशपुर ड्रेन का लगभग 50 फीट लंबा तटबंध मंगलवार को टूट गया, जिससे दिल्ली के बाबा हरिदास नगर के जड़ौदा कला और गीतांजलि इंक्लेव
2 की निचली बस्तियों में करीब 5 फीट पानी भर गया है, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से 1500 लोगों को प्रभावित इलाके से सुरक्षित निकाला गया। प्रभावित लोगों को अस्थायी रूप से जड़ौदा कलां स्थित 2 कैंपों में रखा गया है। इस अभियान की निगरानी डीसीपी द्वारका अंकित सिंह और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिला मैजिस्ट्रेट मेखला चैतन्य प्रसाद कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिला मैजिस्ट्रेट भी रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं और हरियाणा कलेक्टर और वहां के इंजीनियर के साथ संपर्क में हैं। साउथ वेस्ट जिला अभी हम जरोड़ा गांव में खड़ा है। इधर एक कॉलोनी है गीतांजलि एनक्लेव। 2 तारीख को जो हमारा मुंगेशपुर ड्रेन है, मुंगेशपुर ड्रेन के दिल्ली का आगे हरियाणा के साइड 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर की जगह थोड़ा बंद टूटने के कारण वो सारे ड्रेन की पानी ओवरफ्लो होके खेती के द्वारा इधर आ गए हैं। एंड दिस एरिया गॉट ड्रेन गीतांजलि एनक्लेव ऑन सेकेंड। ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा लोगों को हमने इवैक्यूएट कराया 2 तारीख रात को। एंड हम हरियाणा की टीम से कंटिन्यूस संपर्क में है। ये जिन जिन लोग इवैक्यूएट किए गए इनके लिए हमने 2 कैंप्स लगाया, एक एमसीडी स्कूल जरोड़ा एंड दूसरा बाबा हरिदास मंदिर। कैंप में मतलब सारा फैसिलिटीज हम दे रहे हैं सभी लोगों को। हर 3 आवर्स में फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। मेडिकल टीम इज राउंड द क्लॉक, देयर आर स्टाफ डिप्लॉयड, सैनिटेशन एंड फॉगिंग भी चल रहे हैं। हरियाणा टीम से ये न्यूज़ मिला है कि आज ये ड्रेन जो टूटा है आज प्लग कर लेंगे। प्लग खत्म होते ही ऑलरेडी हमारे इधर लगभग 15 पंप लग चुके हैं, वो कंटिन्यूस ड्रेन कर रहे हैं। बट इन पानी का ड्रेनिंग आउट तभी होगा जब हरियाणा से पूरा ड्रेन को प्लग करके वो स्ट्रेंथन करेंगे। एंड जिस स्थिति में पानी है हम सोच रहे हैं कि लगभग 2 से 3 दिन लगेगा पूरा ड्रेन आउट करने के लिए। पंजाब में मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से 3,84,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं इस आपदा के चलते अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। राज्य के 1902 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई हैं और कई गांवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। करीब 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सरहद बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। फाजिलिका, फिरोजपुर समेत कई जिलों के गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लुधियाना में कई जगह से धुस्सी बांध कमजोर हुआ है, जिसे आर्मी द्वारा मजबूत किया जा रहा है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही केंद्र की 2 टीम अब तक हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तैनात की गई हैं। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की ईस्ट रेंज 1 टीम ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो बड़े बड़े मोबाइल टावर पर लगे रिमोट रेडियो यूनिट की चोरी किया करता था और इसे चुराकर हांगकांग में बेचा करता था। RRU, जिसे आमतौर पर रिमोट रेडियो हेड कहा जाता है, मोबाइल टावर का एक अहम हिस्सा होता है। ये डिवाइस वायरलेस नेटवर्क और मोबाइल उपकरणों को जोड़ने का काम करता है। हाल ही में देश के कई राज्यों में RRUs की चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी विक्रम सिंह और इंस्पेक्टर गुरमीत के नेतृत्व में इस गैंग का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 30 चोरी किए गए महंगे रिमोट रेडियो यूनिट बरामद की गए हैं, जिनकी बाजार में कीमत लगभग अराउंड 1 करोड़ 25 लाख है। आरोपियों से पूछताछ में एक बड़े अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हमारी क्राइम ब्रांच की ER1 की टीम है, उसने एक RRU थेफ्ट में जो इन्वॉल्व एक गैंग था जो कि काफ़ी टाइम से सक्रिय था, उसको बस्ट किया है। इससे पहले भी काफ़ी इस टाइप के गैंग को हमने पकड़ा है। इसमें हमने टोटल 30 RRU इनसे रिकवर किए हैं और 3 एक्यूज़ को पकड़ा है। ये लोग लेके आते थे, एक जगह उसको इकट्ठा करते थे जाफराबाद में, और उसके बाद में इनको हांगकांग के रास्ते फॉरेन भेज रहे थे। इसकी टोटल जो 30 RRU अगर मार्केट वैल्यू में हम देखें तो 1 करोड़ से ऊपर की कीमत बनती है। अगर हम देखते हैं, अगर मार्केट वैल्यू में देखें। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर है। रूस के सुदूर पूर्वी शहर
व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पश्चिमी सैनिक यूक्रेन में तैनात किए जाते हैं तो वे रूस की नजर में वैध निशाना होंगे। पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि यूक्रेन की संभावित नाटो सदस्यता रूस के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेनी नेतृत्व से संवाद के लिए तैयार है और उन्होंने कीव नेतृत्व को मॉस्को आने का न्योता देते हुए सुरक्षा की गारंटी देने की बात कही। उन्होंने ये भी जोड़ा कि रूस को यूक्रेन की यूरोपीय संघ सदस्यता से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु नाटो विस्तार को रूस कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऊर्जा सहयोग पर बात करते हुए पुतिन ने कहा कि चीन के साथ प्रस्तावित नई गैस पाइपलाइन दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी। साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग की संभावना जताते हुए कहा कि यदि वॉशिंगटन राजनीतिक निर्णय लेता है तो रूस अलास्का और आर्कटिक में तेल गैस परियोजनाओं में सहयोग को तैयार है। पुतिन ने यह भी संकेत दिया कि आर्कटिक में रूस, चीन, अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के विकल्पों पर चर्चा चल रही है। पुतिन ने कहा कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच खुला संवाद बना हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी निकट भविष्य में बातचीत होने वाली है। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।